चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 574 या फिर चैप्टर 15 कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे क्या पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर ये मुझे कॉस्ट ऑफ चाहिए नहीं आता वो 25-30 पेज का फर्क पड़ता है। नेक्स्ट जो ऐसे पेजेस को टाइप की होती है टोटल पेजेस चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करें। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होगी। पहले इन जनरल समझ लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी थियरी देखिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा थियरी पार्ट है। सामने तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है बिकॉज कंपनी बिजनेस चलाने के लिए फंड रेजिंग करती है। ये बात हमने पहले भी की, तो आपको थोड़ा नोन और रेलेवेंट टॉपिक भी लगेगा। पैसा रेज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि डेट रेज कर दो। दूसरा ऑप्शन इक्विटी वाली कैटेगरी में प्रेफरेंस और वी हैव डेट एंड इक्विटी ऐसे दिखा जाता है। अब इसका एक बैलेंस कि कितना डेट होना चाहिए और ये बैलेंस डिसाइड करना क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मिक्स डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी स्लो बता कि डेट नुकसान क्या है, इक्विटी लेने का फायदा नुकसान क्या है, और दोनों का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए जरूरी है। डेट के बीच में हमने एडवांटेज क्या देखा, अगर हम डेट फिक्स करते हैं स्टार्ट डेट फिक्स करने का बेनिफिट कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव क्या फायदा, मतलब इक्विटी के बदले अगर हम डेट पे जा रहे हैं तो इसमें एडवांटेज ओनरशिप में हिस्सा नहीं देना। ये हम बोल सकते कि भाई ओनरशिप मेरे पास है, मैं आपसे पैसे टेम्पररी उधार मांग रहा हूँ जो लौटा सकूँ। मालिक बनने का सपना मत देखो कि कंपनी का एडवांटेज, उसके सामने कोई डिसएडवांटेज भी है। इंटरेस्ट कॉस्ट महंगा पड़ सकता है, सबसे बड़ा हानि हुई है कि एक तो एक डेडलाइन के बाद पैसा रिटर्न करना है और दूसरा तब तक आपको अच्छा खासा ब्याज पे करना पड़ेगा, महंगा पड़ सकता है। डिसएडवांटेज वहां पे रहता है। तो डेट में ये प्लस माइनस वाले पॉइंट्स, इक्विटी के केस में इक्विटी में एडवांटेज क्या है कि भाई तुमको पैसा रीपे करने का बर्डन नहीं। दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट जैसा जो फिक्स है, डिविडेंड देना पड़ता है,
कंपल्सरी की डिविडेंड देने कम ज्यादा अपने हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, पर ओनरशिप में हिस्सा चला जाए, आपका कंट्रोल डिवाइड हो जाता है। सामने वाला जो इन्वेस्ट कर रहा है ना, कुछ पावर उसके पास भी जाता है, वो भी एक प्लस माइनस वाली बात। अब बात ये आ जाती है कि कंपनी अगर चलाती है तो क्या करें। अगर आप इंटरेस्ट वाला मैटर देखते हो, इंटरेस्ट कॉस्ट काफी हेवी होता है, फिक्स होता है, तो कोई बोलेगा नहीं इक्विटी पे जाना चाहिए, डेट पे क्यों जाते हैं। तो इक्विटी पे जाते हैं तो शेयर होल्डिंग लेनी पड़ती है, पावर कंट्रोल करना चाहता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। बोले काम करो ना, ओनरशिप में लेकिन वो हिस्सा ना ऑनर में डेट ले लो। अब क्या ये भी सही स्ट्रेटेजी है? तो क्या होगा, इसमें आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अगर कभी बिजनेस ऊपर नीचे हुआ सब खत्म हो जाएगा एक ही बार। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, इसका एक राइट फिक्स ढूंढना, कि कितना डेट मेंटेन करो और कितना इक्विटी दो। इसका एक रेशियो या एक मिक्स जो है ना, वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमम मिक्स। और ऑप्टिमम मिक्स का फिक्स फॉर्मूला नहीं, जिसका 50-50 कर 60-40 कर 75-20। आपके बिजनेस की कंडीशन, उसका नेचर, उसके रिस्क फैक्टर्स, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लग रहा है, इक्विटी वाले क्या मांग रहे हैं, सब एनालिसिस करने के बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि आपकी कंपनी के लिए क्या सही है। उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। बहुत सारी कंपनीज और बिजनेसेस हैं ऐसे जो हेवी डेट पे चलते हैं, एकदम हेवी डेट। सबसे बड़े एग्जाम्पल जो डेट वाले हैं वो अदानी है। इनके ऊपर डेट का नंबर है पता नहीं कितना ही होगा, कुछ लाख करोड़ में है, 3-4 लाख करोड़ के ऊपर चल रहा है। तो कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा पैसों की तो जरूरत पड़ती है, तो डेट लेते हैं। इतना सारा डेट लेने से तो उसको ब्याज देना पड़ता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ये डेट की वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इसमें डेट है, इसका नाम है, वीडियोकॉन का नाम है, बड़ी बड़ी कंपनी, अनिल अंबानी का पूरा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है। ये सारी कंपनी जो है वो डेट की वजह से, वोडाफोन आइडिया, एयर इंडिया, ये सब कंपनी जो है सिर्फ डेट की वजह से गई थी। इतना उधार हो गया ना कि वो ब्याज का चक्कर खत्म ही नहीं होता। कमाई आती है, सब ब्याज में चली जाती है, उसके बाद भी पैसे बचते नहीं। तो एक पॉइंट पे डेट इतना आउटस्टैंडिंग हो जाता है कि कंपनी को लिक्विडेट करने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं। ये वैसी सिचुएशन, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बोली गई है कि डेट और इक्विटी का मिक्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका बैलेंस बना के रखना चाहिए। थोड़ी बहुत इक्विटी भी देनी चाहिए, थोड़ा बहुत डेट भी लेना चाहिए। ऑल डेट इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन, ऑल इक्विटी इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। फाइंडिंग द ऑप्टिमम मिक्स इज अ नेवर एंडिंग टास्क ऑफ नीदर। सिचुएशन के हिसाब से आपकी कंपनी में भी ऑप्टिमम मिक्स चेंज हो सकता है। कभी आपको लगेगा कि डेट ठीक है, आज के माहौल के हिसाब से डेट ज्यादा हो रहा है। बीच में ना कोविड के टाइम पे रिलायंस ने डिक्लेयर किया था कि जीरो डेट कंपनी बनाएंगे रिलायंस को, और जितना भी डेट है ताकि इंटरेस्ट का बर्डन कम हो। अभी मार्केट में ऐसा था, कोविड के टाइम पे सबके बिजनेस डाउन थे, जिन कंपनी का बहुत ज्यादा उधार मार्केट में, बोल सकते हैं कि नाम खराब हो रहा था कि चाहिए कोविड में तो बिजनेस ही नहीं कैसे चले, इंटरेस्ट कॉस्ट को खत्म कर दे। तो रिलायंस ने क्या किया ना, डिक्लेयर कर दिया जीरो डेट कंपनी बनाएंगे। कम भी किया, डेट करना शुरू भी किया, फिर जब वो मार्केट से बात चली गई तो वापस डेट उठाना शुरू किया। डेट में 3.5 लाख करोड़ का डेट, तो हेवी डेट 3.5 लाख करोड़, मतलब एक महीने का इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, कुछ 100 करोड़ में होता हो तो उतना ब्याज में भरी है। बिकॉज ग्रोथ वाली कंपनी जो है, तो अगर बिजनेस चलाना है तो बिना डेट या बिना लिवरेज पॉसिबल नहीं है। उनको कहीं ना कहीं ना वो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उधार का पैसा तो चाहिए, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो क्रेडिट के बिना बिजनेस करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। मैं सोचूंगा सारा पैसा कमा कमा के बचा लूंगा और उसी में से खर्चा कर लूंगा, ऐसा नहीं। तो दैट इज द पॉइंट। इंट्रोडक्शन में थियरी काफी सारी है, तो हमें थियरी के साथ ही जाना चाहिए, एकदम से ऐसे पहले की सॉन्ग पे जाएंगे तो वो सही ही रहेगा। पहले थियरी कंप्लीट करते हैं, तो अभी मॉड्यूल अभी लॉजिकल पॉइंट्स बताएंगे। फिर डेफिनेशन अभी सब आती है, वो अपने कुछ वर्ड टू वर्ड याद नहीं करनी, आप डायरेक्टली ना इसके टाइप लिख सकते हो, कैपिटल टाइप है डेफिनेशन में, जो ऐसे पढ़नी है देख सकते हो। Capital structure of a company refers to the composition or makeup of its capitalization, includes long-term capital resources. दूसरा, the mix of a firm's permanent long-term financing, preferred stock and common stock equity, the divisions, uh, preferential or equity shares.
सबसे पहला बोला हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल को इस तरीके से समझाना है कि कंपनी का ना डेट कंपोनेंट जीरो है, तो अपन ने कैसे या तो डेट इक्विटी या उसका बैलेंस, तो ये बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का उनका ऐसा है कि उनका जो डेट कंपोनेंट है ना वो जीरो, बट डेट देते ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा इनके पास, फिर इनके पास इनकी इक्विटी है और इनका रिटेन अर्निंग है, ये ऑप्शन बचा। इक्विटी है, पैसा लगा है बिजनेस में, फिर कमाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उधार नहीं है, के चक्कर में नहीं पड़ी। मतलब बहुत सारे बिजनेस में भी ये रूल फॉलो करते हैं यार, अपने ना वो बैंक लोन के चक्कर में नहीं जाना। अब वो तभी हो सकता है जब आपके पास अपनी कैपिटल है अच्छी, या आपकी फैमिली में जनरेशन में बिजनेस चल रहा है, आप कमा के बैठे, लेकिन वो नया पर्सन बिजनेस में एंटर कर रहा है, तो कहाँ जाएगा, उसको डेट लेनी पड़ेगी। तो सबके अपने अपने रूल्स, ये ध्यान। नेक्स्ट वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में उन्होंने ऐसा बोला है कि इसका जो बेस है ना वो अपनी छोटी सी इक्विटी के बेस पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अपनी इक्विटी के नाम पर अपना पैसा लगाना है, तो आपके बिजनेस का फाउंडेशन है। लेकिन अगर आपको इसको बढ़ाना है तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, डेट ऑप्शन नहीं। The incremental in the capital structure is almost entirely in the form of debt। मतलब मैं मेजरली डेट पे चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा है मेरे पास खुद का, तो मैंने इक्विटी के फॉर्म में लगा, एक्सपांशन के लिए मेरे पास डेट की ऑप्शन है, कोई सोर्स नहीं है। इसको बोलेंगे वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। रेटेड अर्निंग बहुत कम है, डिविडेंड पे आउट ज्यादा हो जाता है, देना पड़ता है, इस स्ट्रक्चर में जरूरी हो जाता है कि हमें डेट देना पड़ता है, और डेट के साथ साथ जो है वो तो आ रही है। तो अगर आप ऊपर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसको स्टेबल माना जाता है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल। और वर्टिकल वाले में बोल रहे हैं कि क्योंकि डेट कंपोनेंट बढ़ जाता है तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, रिस्क हो जाता है, ये पॉइंट। नेक्स्ट, पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। पिरामिड क्या होता है आपको बताइए। अब पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में भी दो टाइप है, एक नॉर्मल पिरामिड है और दूसरा इन्वर्टेड पिरामिड है। नॉर्मल वाला कैसा होगा, इन्वर्टेड ऐसे होगा, ठीक है। अब नॉर्मल पिरामिड स्ट्रक्चर, a pyramid shaped capital structure is a large portion consisting of equity capital and retained earnings which have been plowed back into the firm over a considerable large period of time। भाई इक्विटी और रिटेंड अर्निंग्स का पोर्शन ज्यादा है, अगर हम बोल सकते हो कि भाई इक्विटी और रिटेंड अर्निंग्स, तो थोड़ा बहुत पोर्शन डेट का समझ आ रहा है। तो मेन फाउंडेशन या मेन स्ट्रक्चर का हिस्सा इक्विटी और रिटेंड अर्निंग से बना है, थोड़ा बहुत डेट से बना है, दैट इज अ पिरामिड। ठीक है, सिचुएशन क्लियर। तो बोला कि दिस स्ट्रक्चर इंडिकेटिव ऑफ रिस्क एवर्स कंजर्वेटिव फॉर्म्स। रिस्क एवर्स का मतलब क्या है, जो रिस्क से दूर भागते हैं, अपने वो रिस्क ले लेंगे, अपने बड़ा डेट नहीं लेंगे, घर को सब दूर है, बात सही है, डर बना दीजिए। तो रिस्क एवर्स फॉर्म्स जो होती है, जो कंजर्वेटिव सोचती है, लालच में नहीं भागना है, थोड़ा बहुत डेट ठीक है लेकिन बाकी अपनी कमाई से काम करो, वो सही, तो ये सेफ चलते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर है, इसका उल्टा है, ये नीचे छोटा पोर्शन है ना, ये है आपका इक्विटी, ये रिस्क पे चलते हैं, और कहीं ना कहीं कोलैप्स होने का चांस ज्यादा है, वल्नरेबल टू कोलैप्स, ठीक हो जाए। वो तो समझ आ रहा है, बड़े बिजनेस हाउसेस बड़ी बड़ी कंपनी वोडाफोन इंडिया में क्या पढ़े लिखे लोग काम नहीं करते, एयर इंडिया चलाने वालों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी, गोदरेज, वीडियोकॉन, जेट एयरवेज, बड़ी कंपनी के सीएफओ भी तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए की हो, सीए की हो, लेकिन फिर भी हालत होगी, तो ह्यूमन एरर होने वाला। और बिजनेस में अनसर्टेनिटी, क्या कैलकुलेशन किया और क्या हो गया, यू नेवर नो, और इसमें रहने वाला की बात। कैपिटल स्ट्रक्चर जो अपन डिसाइड करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट वाला आंसर हो गया, फिर से एक पॉइंट। सबसे पहले बताया कि फॉर्म की जो स्ट्रेटजी है वो इसे समझ में आती है, फॉर्म किस तरीके से बिजनेस करना चाहती है। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बहुत ज्यादा ले लो तो यू आर गिविंग अ मैसेज कि हम रिस्क टेकर्स हैं और हम कॉन्फिडेंट भी इनकम कोप अप कर लिए, तो अगर इतना डेट उठा भी रहे ना तो टेंशन वाली बात नहीं, मैनेज कर कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू वैसे।
और अदरवाइज अगर आप ज्यादा डेट पे नहीं जा रहे हो, ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे हो, तो आइदर यू आर स्टेबल कंपनी और यू आर सेफ कंपनी। स्टेबल है मतलब जितना कमा रहे हैं उतना अच्छा चल रहा है, कोई बड़े एक्सपेंशन की प्लान नहीं है। सेफ कंपनी मतलब जितना कमा रहे हैं उसी में से करेंगे, रिस्क नहीं लेना है। तो आपकी फर्म की स्ट्रेटेजी क्या है, वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट होती है वैसे। दूसरा, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द रिस्क प्रोफाइल में आपकी बताती है कि रिस्क प्रोफाइल आपका कैसा है, ज्यादा रिस्की है कंपनी, सेफ है। आज की डेट में टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी, इट इज अ जीरो डेट कंपनी। टीसीएस की बैलेंस शीट में एक रुपए का भी उधार नहीं, कोई डेट नहीं। लेकिन रिलायंस और अदानी में 3-3 4-4 लाख करोड़ का उधार है। तो देयर इज अ डिफरेंस। सेफ कंपनी देखोगे तो आपको टीसीएस लगेगी, लेकिन इसकी कोई देनदारी नहीं है, पैसे की नहीं है, तो क्या ही नहीं देना, तो उसका प्रॉफिट तो बचने ही वाला है, ये वैसी बात। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ टैक्स मैनेजमेंट टूल। कैपिटल स्ट्रक्चर में टैक्स मैनेजमेंट का पॉइंट कहां से है, तो ध्यान देना। तो केडीपी की आप लोगों को डेट बदल सकते, टैक्स मैनेजमेंट टूल को बोल, आपको केडी का फॉर्मूला है क्या, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। मतलब मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का खर्चा आप ये टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें प्रेफरेंस और इक्विटी, इस पे डिविडेंड क्या है, क्या डिविडेंड का खर्चा कहीं पर नहीं होता है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जाता है। तो टैक्स मैनेजमेंट में डेट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा डेट, अगर उसको तो पैसे की जरूरत है, उधार तो लेना ही है, लेकिन वो उधार लेने का अगर आपका टैक्स सेविंग होता है तो कुछ बचत भी तो हो रही है, फायदा भी तो हो रहा है। टैक्स मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं वो जो डेट कंपोनेंट है ना, कॉस्ट इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, ये जरूरी है। नेक्स्ट, टू ब्राइटन द इमेज ऑफ द फर्म। और देखो रहने वाला है, कंपनीज इसको कैसे मार्केट करती है वो उनके ऊपर है। अगर कंपनी ज्यादा इक्विटी नहीं लेती है और डेट पे काम कर रही है, बट उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि देखो हमारी इक्विटी हमारे ओनर्स के हाथ में, प्रमोटर्स के हाथ में, अगर हमने डेट लिया भी है तो कोई टेंशन नहीं है, इतना प्रॉफिट है कि हम पे कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी वो ये भी बता सकते हैं कि क्योंकि हम प्रमोटर जो हमारे पास ही इक्विटी है, हमारा बिजनेस का कंट्रोल अच्छा है, तो हम जो डिसीजन लेना चाहें बिना रोक टोक के ले सकते हैं, तो ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाती है। रिलायंस जैसी कंपनी में अगर मुकेश अंबानी को कोई डिसीजन लेना है तो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है किसी, तो ग्रोथ के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो इमीडिएट ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, अभी कंपनी खुद के नाम पे ही है, किसी और को हिस्सा नहीं दिया होगा, कंट्रोल बेटर है। तो मार्केटिंग के लिए ये सब चीजें काम करती है, बोलती है। 4 पॉइंट्स का आंसर हो गया। सिग्निफिकेंस, तो उनकी स्ट्रेटेजी समझ में आती है, ग्रोथ करना चाहते हैं या सेव कर रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, रिस्क प्रोफाइल, टैक्स मैनेजमेंट, इमेज मैनेजमेंट, वो आगे देखिए। अगला पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, उसमें बोल रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल डेफिनेटली डिफरेंस है। आप नेक्स्ट पेज पे देखो, वहां से थोड़ा इजी में पता चले। ये अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो आप जानते हो। इसमें बोला जो कैपिटल स्ट्रक्चर है मतलब ये बना, लॉन्ग टर्म कैपिटल का सोर्स क्या है आपका, दैट इज प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सबका टोटल कर दो, इसको टाइटल दे दिया कैपिटल का स्ट्रक्चर, ठीक है वैसा। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सब कुछ आता है, उसमें इक्विटी और लायबिलिटी आती है, टोटल एवरीथिंग, सब कुछ, वो सब मिला के टोटल आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन समझनी है किसी कंपनी, तो उसमें असेट लायबिलिटी दोनों देखनी है। लेकिन अगर आपको उसका कैपिटल स्ट्रक्चर समझना है तो सिर्फ ये देखना है कैपिटल कहाँ से आया है, इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, रिजर्व सरप्लस कितना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्स। डेट को अपने लॉन्ग टर्म में नहीं देख रहे, शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, बिकॉज डेट 2-5 साल में रीपे हो जाता है। वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में से उन्होंने इसको टारगेट किया, कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। ये पार्ट आपका जो है वो हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर, ये पूरा जो पार्ट है वो हो गया। और ये अब थियरी में देखना है, पढ़ोगे तो आइडिया आ जाएगा। देखना है थियरी को पढ़ के देखो, कि पहले वाला जो पढ़ते हैं पढ़ेंगे, देखना देखना, एक पढ़ लो, कुछ हाईलाइट करना है, थियरी ना पिक करके रखनी चाहिए, लास्ट में भी थियरी कभी पढ़ने की होती है, दो दो करना होता है, ये करो देखो।
बोलो थियरी में कोई डाउट कुछ नहीं समझ आया कुछ पूछना हो कुछ नहीं दोनों का सिंपल कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं सिंपल ही लॉन्ग टर्म कैपिटल वाला पार्ट है सोचिए जो फंड्स उसको कैपिटल स्ट्रक्चर को पूरी बैलेंस शीट को मिला के आगे देखो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अब ये तो कंपनी की शुरुआत में सोचना पड़ेगा शुरुआत करने से पहले जब मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ फंड्स का क्या होता है कहाँ से लाना है इक्विटी कितनी देनी है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर शुरुआत में कितने ला रहे हैं बैंक लोन कितना लेना है डेट कितना लीज करना है ये सब स्टार्टिंग वाला पार्ट है शुरू से प्लान करके माइंड में रखना पड़ेगा लास्ट मिनट में फिर इधर उधर भागेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा पैसों के मामले में बार बार फिर चांस नहीं मिलता नुकसान हो गया तो फंस गए ये सब बातें क्लियर थी कि आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा क्या एक बार आपकी फॉर्म जो है एस्टैब्लिश हो जाती है फिर आपको इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो देखना है costing कितनी लग रही है वो देखना है इवैल्यूएशन करते रहना पड़ता है ये the management of the company should seek answers to the following questions while making the decision regarding the क्या सवाल मुझसे पूछने हैं जिसकी जवाब नहीं दिया तो काम सही हो जाएगा हाउ शुड द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बी फाइनेंस कैसे फाइनेंस करें क्या ऑप्शन है does the way in which the investment project or finance matter how does financing affect the shareholders अगर आप पैसा उठा रहे हो के फॉर्म में प्रेफरेंस के फॉर्म में डेट के फॉर्म में इससे हमारे शेयर होल्डर्स पे क्या असर पड़ता है रिटर्न कैसा रहेगा वैल्यू कंपनी की कितनी इंटीरियर कितनी बढ़ेगी ये सब सवाल आपको पूछने चाहिए तो सोचना चाहिए does there exist an optimum financing mix in terms of the maximum value to the shareholders कोई ऐसा ऑप्टिमम मिक्स है ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट कितना बेस्ट ऑप्शन वो ढूंढो आप प्रैक्टिकली कोई ऑप्टिमम मिक्स ढूंढा जा सकता है और लास्ट में बोल रहे हैं व्हाट फैक्टर्स इन प्रैक्टिस शुड अ कंपनी कंसीडर इन डिजाइनिंग इट्स फाइनेंशियल पॉलिसी तो क्या फैक्टर्स को कंपनी को कंसीडर करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का मार्केट कैसा है तो आगे हम देखेंगे ये सब सवालों के जवाब मिल जाए ना काम हो जाए एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर उसके क्या फीचर्स या क्या करनी सबसे पहला तो रिटर्न रिटर्न्स जो जनरेट हो रहे हैं शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए दैट इज द ऑब्जेक्टिव दूसरा रिस्क है वो कम से कम होना चाहिए लीस्ट रिस्क से मैक्सिमम रिटर्न बेस्ड कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चेंजेस करने पड़ेगा तो चेंजेस करने का ऑल्टरनेटिव अपने हाथ में होना चाहिए उतने फंस गए नहीं होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना एक अच्छी बात है और कोशिश उस हिसाब से करनी चाहिए कि हम जब चाहे चीजों को चेंज कर सकते हैं एटलीस्ट कुछ समय से पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई चलो डेट बहुत ज्यादा हो गया और क्या और इक्विटी रेस कर ले और प्रेफरेंस रेस कर ले और उसमें से थोड़ा डेट रीपे कर दे ये कंपनी आईपीओ नहीं करती आईपीओ आईपीओ तो उसमें ना बहुत बार कंपनी क्या करती है आईपीओ रेस करने का रीजन ही बताती है अपने ओएफएस और वो सब जो करते हैं फ्रेश आईपीओ इशू आता है तो वो लोग प्रॉस्पेक्टस में फंड रेजिंग क्यों करती है ऐसा यूज ना करें तो क्लियर लिखा होता है टू रीपे द डेट्स ऑफ द कंपनी बिकॉज देखो इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ गया अपने इसमें भी प्रॉफिट देखिए ऐसा ना बैंक पर ले जाते बोले आप सब इक्विटी दे दो पैसा लगाओ कंपनी मालिक बनो आपका पैसा सीधा बैंक वालों को देंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगले क्वार्टर में ना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट खत्म हो जाएगा डेट कम हो जाएगा तो आप सबको भी फायदा दिखेगा कि चलो हम आए हमारे पैसों से डेट चुकाए आप ऐसे इन्वेस्टर सोचिए मेरे पैसे से उधार चुका रहे बिजनेस तो कुछ बढ़ नहीं रहा तो बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है प्रॉब्लम है इंटरेस्ट का ओवरबर्डन तो अगर आप सब फंडिंग दोगे हम बैंक का डेट सेटल करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा जितना इंटरेस्ट बचेगा सीधा प्रॉफिट भी तो कन्वर्ट होगा तो अगले क्वार्टर में आप सबके आने की वजह से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो दिखेगा और यही चीज हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी तो उस रीजन से एक तो लेके आते हैं वो भी रहता है नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कैपेसिटी कैपेसिटी में यही बोला डेट की कैपेसिटी हर कंपनी की होती है ओवर लिमिट नहीं जाना चाहिए आइडिया वालों ने यही करती है आइडिया का बिजनेस जब बहुत अच्छा चल रहा था ये टाइम में आइडिया बहुत अच्छा कर रहा था बट ये बाद में पॉलिसी थोड़ी इधर उधर हो गई तो काम बिगड़ गया इन्होंने इतना उधार लेके एक्सपेंशन के चक्कर में भाग रहे हैं बहुत कमा रहे हैं जब से जियो वाला है ना तो फ्री का चक्कर शुरू हुआ ना अब एक साल जियो ने फ्री बांटा है तो एक साल इन कंपनीज ने कमाया कुछ नहीं लेकिन ब्याज तो लगे और हजारों करोड़ रुपए ब्याज भी कितना महंगा होता है
वो डेट करा के फंसते रहे, पे ऑफ नहीं कर पाए। आइडिया ने कुछ भी नहीं करा, आइडिया ने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। जब जियो 4G लेके आ रहा था, पता थी मार्केट में, तो पता होती ओपोनेंट क्या कर रहा है, तो मालूम था। बट देवर लाइक जब आएगा तब देखेंगे, लेट बैक अप्रोच में बैठे रहना, कुछ नहीं करना। एयरटेल वाले ने पैरेलली काम शुरू कर दिया। अगर जियो लॉन्च करता है, टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल का बहुत बड़ा नाम। आज एयरटेल का सर्वाइव करने का एक रीजन ये है, प्रोएक्टिव थे। जैसे ही पता चले कि यार ये पंगा है, कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है, तो मेरे को भी एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी सोच सकता हूँ चालू करेगा फिर देखिए। अरे यार वो अभी सेटअप करने में 5 साल लगा है, 4 से 5 साल लगे जियो का सेटअप होने में। 2017 में लॉन्च किया था, 2012-13 से काम शुरू हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का, केपेक्स का। तब जाके 4-5 साल के बाद उन्होंने लॉन्च किया। अब ये चीज जो है ना, एयरटेल ने जब देखी ना, तो उन्होंने भी अपना काम पैरेलली शुरू कर दिया। तो जैसे ही जियो 4G लेके आया, एयरटेल वाज ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली रेडी। वो फ्री वाला चक्कर अलग है, टेक्नोलॉजी आ गई थी उनके पास। आइडिया वाले ने वो काम नहीं किया, वो बैठा था आराम से। तो शुरू तो करने देखते हैं कहाँ कर रहे हैं, क्या होता है, विजन थी। तब तक जियो इतना आगे निकल गया और फ्री वाला चक्कर कर दिया था। आइडिया वाला पीछा करने गया तो उसको टाइम लग गया, और वो डेट बर्डन बढ़ता गया। एक पॉइंट में उनको मजबूरी में मर्जर पे आना पड़ा, क्योंकि वोडाफोन की भी सेम हालत। और वोडाफोन आइडिया को मर्ज करके कॉम्पिटिशन देगी, उल्टा हो गया। मतलब दोनों दोनों डूब रहे हैं, तैरना दोनों को नहीं आता, और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब बचेंगे कि दोनों डूबेंगे? दोनों डूबेंगे तो वो हालत कुछ और खराब होगी। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो आपके मिसकैलकुलेशन की वजह से हो सकती है। इसलिए आपने बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ना कैपेसिटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। जोश में आने वाली चीज में देख लेंगे जो होगा, ऐसा नहीं होता। 50-50 हजार करोड़ रुपए के उधार चढ़ जाते, कहाँ चुका होगा, बात खत्म हो जाएगी। तो कैपेसिटी का कंट्रोल, वो रिस्क जो है ना उसको कंट्रोल करके रखें। तो बिजनेस में रिस्क हमेशा रहेगा, जीरो रिस्क बिजनेस नहीं होता। लेकिन उतना रिस्क ठीक है कि नुकसान आप झेल सकते, ठीक है, तो वो बैलेंस करके करना जरूरी है। तो ये एक अच्छे प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर की निशानी, कि वो रिटर्न अच्छा जनरेट करते हैं, रिस्क मिनिमम है, रिस्क कंट्रोल में है, कैपेसिटी से ज्यादा बाहर नहीं जाते, और स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल, चेंजेस करने नहीं पड़ सकते। नेक्स्ट, पूरे स्ट्रक्चर डिजाइन करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखें। स्ट्रक्चर फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब है जो ऑन पेपर दिख रहा है वो काम नहीं कर रहा है, की बात होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो चुकी है, और स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस के हिसाब से रूल्स फॉलो करना। दूसरी बात है कि छोटा सा ज्यादातर टेक्निकल पॉइंट्स। अब आगे इज रिलेटेड टू ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कब से इसके बात हुई, बैलेंस मेंटेन करना, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना, रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो बैलेंस करके चलना, कि भाई इतना डेट ठीक है, इतना इंटरेस्ट वेरिएबल है, इससे ऊपर नहीं जाना है, इक्विटी में इतना हिस्सा दे सकते हैं, ज्यादा देंगे तो कंट्रोल चला जाएगा, पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इक्विटी बांटनी। शार्क टैंक पे कितनी बार काउंटर जाते हैं, तो लोग पूछते हैं आपकी इक्विटी कितनी है, भाई कोई आया बोले मेरे पास 11% शेयर, मतलब मेरी खुद की इक्विटी 11% है, मैं कंपनी का फाउंडर हूँ। अगर मैं 11% इक्विटी पे काम कर रहा है, मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब बाकी के जो इन्वेस्टर है वो जो बोलते तुझे वही करना पड़ता है। किसी को तूने 30% दे रखा है, किसी को 20 दे रखा है, किसी को 35% दे रखा है, तेरे पास क्या बचा? तो डेट ना लेने के चक्कर में इक्विटी बांटता गया। अब 100 में से 11 मतलब क्या रेशियो? तू जो बोलेगा तेरे को सुनेगा नहीं, फाउंडर को अपनी जगह, लेकिन स्टेक होल्डर ही नहीं है ना। तो इतना ज्यादा इक्विटी बांट दिया उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो ये बैलेंस रखना जरूरी है। बहुत बार उनकी नेगोशिएशन चल रही होती है ना कि इतने परसेंट के इतने पैसे देंगे, तो बहुत सारे फाउंडर ना वो आधे आधे परसेंट के लिए फाइट करते हैं। बोले 2.5% दे दो, बोले 2 से ऊपर नहीं दूंगा, तो बोले चलो 2.5 कुछ और तो बढ़ाओ, तो बोले 2.25 कर सकता हूँ। तो वो लोग भी इरिटेट हो रहे थे कि यार ये इक्विटी छोड़ दिया है। पर बहुत बार ना फिर बाकी के साथ बोलते थे कि आप अच्छे फाउंडर हो, आपने इक्विटी इतनी इजीली नहीं दे दी कि चलो 1% दे दिया तो क्या हो गया, बिकॉज यू नो द वैल्यू कि वो 1% इक्विटी बाद में कितनी भारी पड़ सकती है या महंगी पड़ सकती है। तो वो भी होता है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए एक बैलेंस ढूंढना लेते हैं। और ये रेडी नहीं होता, ड्यूरिंग द प्रोसेस आप खुद फिगर आउट करोगे कि शुरू किया तो ये सोचा था, ऐसा हुआ, वो ट्राई किया, आप समझ आए इतना ठीक है, इतना एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। हर चीज फॉर्मूला में नहीं मिल सकती, तो वो पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो ये आंसर का आपको अभी वर्ड टू वर्ड लेके नहीं करना, पर यूपी करोगे तो ये ना बहुत ज्यादा कंट्रोल में चलना। नेक्स्ट आंसर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक आंसर आ गया। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला, आपकी कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है।
तो कैपिटल स्ट्रक्चर पे इस चीज का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। कैश रिच कंपनीज जो है उनको क्या है, तो डेट के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता। जैसे टीसीएस की बात कर रहा हूँ, अब टीसीएस ने बीच में बाईबैक किया, अपन पढ़ रहे थे 15,000 करोड़ का सरप्लस पड़ा हुआ, कैश पड़ा है 15,000 करोड़, क्या करेंगे उसका? देखो आईटी इंडस्ट्री अभी जिस स्टेज में है वो और देखना पड़ता है। आईटी इंडस्ट्री थोड़ा डाउन फेज में, तो एक्सपांशन का कोई जरूरत नहीं। अच्छा जितना बिजनेस चल रहा है स्टेबल है उतना चल रहा है, तो बहुत ग्रोथ नहीं हो रहा है, कभी कभी डाउनफॉल पे आ जाता है। तो जो इतना सारा पैसा पड़ा है अब उसको कहीं लगा नहीं सकते। ऐसा नहीं 4 फैक्ट्री और खोल दो, 10 ऑफिस और खोल दो, 4 फैक्ट्री और चले जाओ। जितना चल रहा है सैचुरेटेड है, ऊपर जाने दें, तो क्या करें? या तो डिविडेंड के फॉर्म में बांट दो। हाँ एक कर सकते हैं, बाईबैक कर दो। ये जो कैपिटल का बर्डन है वो थोड़ा कम कर देते हैं, डिविडेंड का बर्डन कम हो जाएगा। हमें जरूरत नहीं है पब्लिक के पैसे की, 15,000 करोड़ वापस कर दो। तो बाईबैक करके उन्होंने क्या किया, वो कैश सरप्लस फंड यूज कर लिए तो टेक बैक द इक्विटी, ताकि कंपनी के हाथ में शेयर ज्यादा रहे, पब्लिक के हाथ में कम। तो दूसरे इन्वेस्टर को पैसा नहीं से खुद ही दे दे, ऐसी बात। तो आपका कैश फ्लो कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की कंडीशन कैसी रहेगी। अब ये रिलायंस के केस में है, जियो जैसे बिजनेस में इतना नुकसान निकला, लॉस हुआ, कहाँ से आना था पैसा? ये फंडिंग कहाँ से लाए थे? अब से ऊपर मुकेश अंबानी ने इन्वेस्ट किया था जियो स्टार्ट से 2 लाख का। इतना पैसा कहाँ से लाए थे? शुरू करने के बाद 1 साल का फ्री बांटा, तो नुकसान नहीं होगा। फंडिंग कहाँ से आ रही है? एक ऐसा बिजनेस है जो कैश रिच बिजनेस है, कैश जनरेट करके देता है, तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस, पेट्रोलियम बिजनेस। पेट्रोलियम बिजनेस से डेली जो पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट उन्होंने यूज किया बिजनेस को बिल्ड करने। और अब ये बिजनेस भी ग्रेजुअली प्रॉफिटेबल हो गया। कैश फ्लो इंपॉर्टेंट। दूसरा पूरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, थोड़ा टेक्निकल है, अभी सिंपल समझा रहा हूँ। आप जितना वो ईबीआईटी कमाते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो आपके इंटरेस्ट कॉस्ट के कितने टाइम्स ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस आपकी अर्निंग, ऑपरेटिंग अर्निंग बोल सकते हैं उसको, आपकी ऑपरेटिंग इनकम 10 लाख रुपए और आपका इंटरेस्ट का खर्चा है 90,000 रुपए या 1 लाख रुपए, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी अर्निंग में आप 10 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हो, उतना कमा। 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ब्याज भरते हो 1 लाख। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आप इंटरेस्ट कॉस्ट का 10 गुना पैसा कमा रहे हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट 10 बार घूम जाए उतना पैसा आप कमा रहे हैं। जितना आपके हाथ में फंड आ रहा है ना, उसमें जब 10 बार इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम। दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि आपकी कमाई इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर दे। तो कमाई 10 लाख, इंटरेस्ट 1 लाख, तो आपकी कमाई इंटरेस्ट को 10 बार कवर कर दे, तो आपकी कमाई थोड़ी ऊपर नीचे भी होगी ना। तो एकदम वो इंटरेस्ट के साथ नेट टू नेट या नेट पे करने में प्रॉब्लम है। दिस इज द बेसिक मीनिंग। अब इसको इन्होंने फॉर्मूला के फॉर्म में समझा था, वो अपन आगे रेशियोज में बात करेंगे। बाकी आप थियरी पढ़ोगे तो उसमें स्पेसिफिक लिखा होगा। हाउ मेनी टाइम्स द ईबीआईटी इज अवेलेबल टू पे द इंटरेस्ट। तो अगर ईबीआईटी आपका मान लो 10 लाख रुपए है और इंटरेस्ट कॉस्ट आपको 1 लाख, तो भाई ये ईबीआईटी आपका इंटरेस्ट 10 बार भर सकता है। कितनी कैपेसिटी आती है ईबीआईटी की? 10 टाइम्स की इंटरेस्ट पे करता हूँ ना, तो भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात है। तो दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कितनी बार कवर हो जाता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे समझाएं? This ratio removes the weakness. It shows that the cash flow position of the company. This ratio tells us about the cash payments to be made, preference dividend, interest, debt capital repayment, and the amount of cash. Better ratio means better capacity of the company for debt payment. जैसे अपन इंटरेस्ट कवर करने की बात करें या डेट कवर करने की बात करें कि आज के अंदर उधार चुकाना पड़ेगा, तो क्या हमारी कंपनी का फंड्स है? अगर है तो सेफ चल रहे हैं। कितने बिजनेसेस पैसा हाथ में होते हुए भी डेट लेते, पैसा पड़ा है फिर भी उधार लिया हो, क्यों ऐसा? देखो, उधार लेता हूँ, इंटरेस्ट पे कर, उस पर एक तो टैक्स सेविंग होगा। अच्छा मेरी रनिंग इनकम बहुत अच्छी, बारह बार चुका था। पर्सनली भी लोग करते हैं, मेरे पास जैसे मुझे कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास भाई 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, बिजनेस के लिए मुझे चाहिए 20 लाख, मैं फिर भी 20 लाख रुपए का लोन लूंगा। और तो इसमें क्यों ले रहे हो 50 लाख का पैसा उसी जगह, अगर मेरा 50 लाख इन्वेस्टेड है, अच्छा खासा return दिया है, तो मैं कमाइए उसमें से। अच्छा डेट लेना होगा उसमें इंटरेस्ट सस्ता पड़ता है। आप ये सब चीजें कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आएगी। फिर किसी प्रोजेक्ट में 20 लाख रुपए लगाना है, मेरे पास 50 लाख रुपीज पड़े हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं, साल का 12-13% रिटर्न आता है, एक ये पॉइंट। दूसरा, अगर मैं 20 लाख रुपए लोन ले लूँ तो 9% बैंक वाला लोन देगा, बात समझिए। तो मैं लोन ही लूंगा, क्योंकि वो 20 लाख पे अगर मैं 9% इंटरेस्ट भरता हूँ तो उसमें मेरा टैक्स ही नहीं होता, एटी वाला पार्ट। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट 7.5-8% ही पड़ रहा है। और वही अगर मैं 20 लाख अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ के निकाल लूँ,
तो मेरा 12% रिटर्न चला गया, मैं क्यों तोड़ूंगा? मैं नहीं तोड़ूंगा, 12% कमा तो ना, 8 7.5 8% भर देता हूँ नेट, फिर भी 4% बच रहा है, समझ आया? दूसरा पॉइंट ये है कि कल को अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो गया और मैं वो डेट नहीं रिपे कर पाया, सिक्योरिटी बेचूंगा, पैसा इन्वेस्ट करूंगा, भर दूंगा, अभी से क्यों तोड़? अब जो कंजर्वेटिव सोचता है ना, डरा हुआ रहता है, वो क्या सोचता है, नहीं नहीं अपने को डूब के चक्कर में नहीं पड़ना, 50 लाख में से 20 लाख के शेयर बेचूंगा, उसमें से इन्वेस्ट करूंगा, 20 लाख के शेयर बेचोगे, 20 लाख का कैपिटल गेन का टैक्स प्रॉफिट, फिर उस पैसों में से आप बिजनेस करो, फिर पैसा अगर डूब गया तो खत्म हो गया, कमा लिया तो चलो ठीक है, बट उसमें ना फाइनेंशियल का फायदा है, साइकोलॉजिकली या मेरी हैप्पी के मेरे पास लोन नहीं, फाइनेंशियली यू आर एट लॉस, बिकॉज 12% कमाई करके देने वाला पैसा आपने उठा लिया, जो आपको 9% में मिल रहा था, 3% का लॉस तो वैसे ही कर दिया, जो कैपिटल गेन भरा लॉस और बढ़ गया, वहाँ टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला, लॉस और बढ़ गया, तो क्यों किया है? जब पैसे बड़े ही थे तो लोन से क्यों डरते हो? लोन से उसको डरना चाहिए उसके पीछे पैसा नहीं है, कि मैंने उधार लिया सब डूब गया तो कहाँ से भरूं, वो प्रॉब्लम है, बट फंडिंग पड़ी हुई है आपके पास तो ज्यादा कमा के देगी, तो फाइनेंशियल डिसीजन तो यही बोलता है कि आपको लोन के लिए जाना चाहिए, क्लियर पॉइंट्स। डेट सर्विस कवरेज इशू कोई बोलेंगे, आपका डेट जो है ना, आपकी कमाई कितनी बार उसको कवर करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, अगर लोगों को कितना रिटर्न जनरेट हो, फिर वही एडी टैक्स का रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सब पढ़ चुके हो, रोटेशन कॉस्ट कुछ याद है? रोटेशन कॉस्ट क्या पढ़ा हमने किया बस। हाँ हाँ, सिक्योरिटी इशू बजट है, इक्विटी की डिबेंचर इशू बजट है, तो खर्चा लगता है, अब उतना वो ले हमने नेट प्रोफिट माइनस कर देते हैं, रोटेशन कॉस्ट वो भी एक फैक्टर है जो कंसीडर करना है। बाकी रिस्क का फैक्टर तो नहीं वाला है, ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क आपके पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट बढ़ गया, कुछ हो गया, वो सब चीजें हैं। फाइनेंशियल रिस्क में ऐसा है ना कि आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, वो बैंक लोन और आउटसाइडर वाला, ये सारे रिस्क आपको बिजनेस में है, सोच समझ के आपको डिसीजन लेने, फ्लेक्सिबिलिटी की बात मत करें, कंट्रोल की बात मत करें, जो रिपीट पॉइंट है वापस नहीं है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉम्प्लेक्स बात कर, स्टॉक मार्केट की कंडीशन, इससे फर्क पड़ता है, स्टॉक मार्केट की कंडीशन से फर्क पड़ता है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, बहुत फर्क। कितनी बार ऐसा होता है मार्केट कंडीशन ऐसी होती है कि अभी लोन बहुत सस्ता मिल रहा है, क्योंकि लोग क्रेडिट ले लिए, कोविड के बाद ये हाल था, कोविड के बाद सरकार और बैंक लोग बांटे जाने देने वाले लोग भी क्यों लोग डरे हुए थे, या लोन लेंगे इंटरेस्ट कैसे बनेगी, इस चक्कर में नहीं पड़ना, थोड़ा टाइम लग जाए, पर तब डेट सस्ता मिल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है सोचे कि आने तो आपको ब्याज लग सकते हैं, टेंशन नहीं है, सस्ता लोग मिल रहा है फटाफट ले लो, तो काफी रेट ज्यादा उठा रही है। तो ये स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके हिसाब से भी बहुत बार डिसीजन ले सकते हो, कभी लोन महंगा है या सस्ता है, आज की डेट में लोन लेना महंगा है, 3 साल पहले लोन लेना बहुत सस्ता था, तो डिपेंडिंग होम लोन का मिल रहा है 7.5%, 6.85, तो कुछ नहीं है, 6.75, 6.6, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कर दिया था 4%, आज आरबीआई का रेपो रेट ही 6.85%, तो बैंक वाला अपना मार्जिन नहीं ऐड करेगा, सीधा आपका लोन हो गया 9.5%, 9%, तो वो 4.75 पे था, 9 पे आ गया, तो इतना फर्क पड़ जाता है। बाकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी एक स्टडी कर लेना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसे भी थोड़ा सही करते हैं, और वो गलती कर रहे हैं तो ये सीख लो क्या नहीं करना है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये पूरा थियरी आंसर हो। कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन पे भी फर्क पड़ता है, बात है, देखो वो भी ये यहाँ तक आते हैं ना, अपना थियरी वाला जो पार्ट जो कंप्लीट हुआ, इसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी, मतलब उसके कंसेप्ट अप्रोचेस, कुछ कैलकुलेशन पे भी हम बात करने वाले हैं, तो वो अपना कल का पार्ट, इनकम अप्रोच बोला है, एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोला है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये दो वापस आने इनके इनके assumptions क्या है, कैलकुलेशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, बाद में थियरी वाला पार्ट ही प्रोडक्शन, बाकी ये कंसेप्ट सब करते हैं, कुछ पूछना है इनका, कुछ नहीं समझ आया तो कंडीशन क्लियर है, ऐसे चैप्टर में जहाँ इतनी सारी थियरी है स्टार्टिंग, आपको ध्यान देना चाहिए, शॉर्ट नोट्स के होंगे 3 4 आंसर बन रहे हैं, तो कुछ आ सकता है, कुछ को स्किप करना, रीड कर लो, अपने वर्ड में लिख लो, अंडरलाइन हाईलाइट कर लो, वर्ड टू वर्ड लर्न कुछ भी करना है, बट 4 5 पॉइंट्स पूछेंगे तो फिर पता होने चाहिए हेड पॉइंट्स क्या लिखना, अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं ऐसे आप उसको प्रिपेयर करूँ, ठीक है?
ठीक है इतना अप्रोच स्टार्ट नहीं करना। सर अगर हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं कोई भी चीज के लिए तो उस समय कितना डिसाइड हुआ होगा